मनाल बहुत परेशान थी। थोड़े ही दिनों में उसकी पूरी लाइफ अस्त-व्यस्त हो गई थी। उसका अपना एक हँसता-खेलता परिवार था। उसके पापा महेश खन्ना की अपनी फैक्ट्री थी। इस शहर में उसके पापा का एक इज़्ज़तदार लोगों में अच्छा नाम था। उसकी मॉम एक हाउसवाइफ़ थी और उसका छोटा भाई विदेश में एमबीए कर रहा था। मनाल ने खुद अभी अपना एमकॉम कंप्लीट किया था। उसने शौकिया तौर पर पापा के ऑफ़िस जाना शुरू कर दिया था। उसकी माँ और पापा ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। उनके पसंद का रिश्ता उसे पसंद भी आ गया था। मनाल एक दो बार उस लड़के से मिली थी। उसने उस लड़के के सपने भी सजाने शुरू कर दिए थे। सगाई की डेट भी लगभग फिक्स होने को थी। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, मगर उसके पापा के एक्सीडेंट ने सब कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया। उसके पापा अभी भी कोमा में थे। उसका भाई भी अभी इस काबिल नहीं था कि पूरा बिजनेस संभाल सके। उसके एमबीए की पढ़ाई भी थोड़ी रह रही थी। उसकी मॉम को तो फैक्ट्री और ऑफिस का कुछ पता ही नहीं था। वह अपने पापा का ऑफिस संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसके हाथ से सब छूटता जा रहा था। नुकसान पर नुकसान हो रहा था। इस बीच उसका फ़ोन आ गया कि वह उससे मीटिंग करना चाहता है। वह उससे मीटिंग तो नहीं करना चाहती थी, मगर उसे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। आखिर वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून था। छोटी फैक्ट्री के मालिक उससे बात करने से मना नहीं कर सकते थे। संडे के दिन उससे शाम को मीटिंग करने वाली थी। मनाल परेशान थी। वो क्या चाहता था, बस सोचने लगी, कहीं उसकी फैक्ट्री तो नहीं खरीदना चाहता है। उसने अपने मन में सोच लिया, नहीं, मैं अपनी फैक्ट्री नहीं बेच सकती। मेरे पापा का सपना है। वो अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पापा कोमा से बाहर आ जाएं। संडे को मीटिंग उसके ऑफिस में ही थी। उसने कहा था वो उसके ऑफिस आ जाएगा। पूरे दोपहर 12 बजे वो पहुंच गया। मनाल उसका इंतजार ही कर रही थी। उसको सामने देखकर मनाल सोच रही थी कि बहुत बदल गया है वो। कॉलेज के चॉकलेटी बॉय से बिजनेस टाइकून हो गया था। उसके बाल जो इधर-उधर उड़ा करते थे, जेल लगाकर एक जगह सेट किए हुए थे। उसकी वह रिपट जीन्स और कलरफुल टी-शर्ट की जगह प्रॉपर सूट पहने हुए था। हाथ में ब्रेसलेट की जगह महंगी ब्रांडेड घड़ी थी। स्पोर्ट्स शूज़ की जगह पैरों में महंगे शूज़ पहने हुए थे। जिस चेहरे पर एक दिल फेंक हँसी हुआ करती थी, अब उसके चेहरे से देखकर कोई बता नहीं सकता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और वो आँखें एक गहरी रात से भरी हुई लग रही थीं। उसको देखकर मनाल के अंदर एक नफ़रत की आग सी जल उठी थी। उसे लग रहा था कि वह जहाँ से उठकर चली जाए, मगर उससे बात करना उसकी मजबूरी थी। वह जानती थी कि बिज़नेस वर्ल्ड में उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके सामने बैठा बंदा बिज़नेस वर्ल्ड का किंग है। वो मनाल के सामने चाय पीता हुआ बोला, देखो, मैं ज़्यादा लाग लपेट के साथ बात नहीं करूँगा। जो बात करूँगा सीधी कहूँगा। इस वक्त तुम और तुम्हारी फैक्ट्री दोनों बहुत मुसीबत में हैं। तुम्हारी सब डील्स कैंसिल हो रही हैं। तुम्हारा माल टाइम पर सप्लाई नहीं हो रहा है। टेंडर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारी फैक्ट्री में मज़दूर हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। रॉ मटेरियल तुम्हें नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि टाइम के साथ बढ़ रही हैं। तुम्हारे पापा का भी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इस बात का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब तुम कहोगी कि तुम मुझसे शादी क्यों करोगी? यह तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी फैक्ट्री का नाम मेरे नाम और मेरे बिजनेस के साथ जुड़ता है, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हें इस बात का कितना फ़ायदा होगा। अगर तुम्हारी फैक्ट्री बंद होती है, तो तुम्हारे पापा कोमा से बाहर आने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। वो इस फैक्ट्री से कितना मेंटली जुड़े हुए हैं। तुम सोचकर मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना। मगर आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? आप मेरी फैक्ट्री क्यों बचाना चाहते हैं? मेरे पापा की सेहत से आपका क्या संबंध है? उसकी बात सुनने के बाद मनाल बोली, ना मुझे तुम्हारी फैक्ट्री से कोई लेना देना है, और ना ही तुम्हारे पापा की सेहत से। अगर मुझे कोई लेना देना है, तो वह तुमसे है। तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम कभी मेरा क्रश हुआ करती थी। उस वक्त तुम मुझसे दूर हो गई। मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। एक नहीं, शायद कई रातें। मुझे पता है शादी के बिना तुम नहीं मानोगी। फिर चाहे तुम्हारी फैक्ट्री ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ और हो जाए। इसलिए मैंने ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा है जिससे तुम्हारा भी काम हो जाए और मेरा भी। वो अपनी नज़रें उसके चेहरे पर गड़ाता हुआ बोला, तुम्हें फैसला करने की कोई जल्दी नहीं है, सोच कर जवाब देना। यूँ कहकर वह चला गया।
उसके जाने के बाद मनाल बैठकर जलती रही अपने आप में। उसने घर पहुंचकर खाना भी नहीं खाया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बैठकर सोचती रही। बात तो सही थी। अगर उसका नाम उसकी फैक्ट्री के नाम के साथ उसके बिजनेस के साथ जुड़ता है तो उसकी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। सभी उस पर भरोसा करने लगेंगे। उसे फैक्ट्री के लिए कच्चा माल मिलने लगेगा और उसके दुश्मन डरने लगेंगे। मैं अपने पापा पर भी ध्यान दे पाऊंगी, मगर उसके साथ में ऐसे कैसे? उसे अपने मन में इतनी शिद्दत से नफरत हो रही थी। जिस इंसान के साथ उसके पापा उसकी शादी करना चाहते थे, वह सिर्फ एक बार उससे मिलने आया था। वो उसके पापा की हालत और उसकी फैक्ट्री की हालत देखकर पीछे हट गया था। उसने इस मुसीबत के टाइम पर मनाल का कोई साथ नहीं दिया था। मनाल ने उस लड़के को किसी और लड़की के साथ घूमते हुए भी देखा था और उसकी सगाई की खबर भी मनाल तक पहुंच गई थी। मनाल ने अगली सुबह जल्दी ही उसे फ़ोन किया। वो मनाल की बात सुने बिना बोला, बोलो कब करनी है शादी? कब आऊँ मैं तुम्हारे घर? शाम को वह अपने मॉम डैड को लेकर उसके घर पहुंच गया था। उसकी मॉम ने मनाल की मॉम से कहा, हम अपने बेटे के कब से पीछे पड़े थे कि शादी कर ले, शादी कर ले। अब इसने हमें बताया कि मनाल को पसंद करता है। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लें तो हम जल्दी ही उनकी सगाई और शादी कर दें। हमें पता है कि मनाल के पापा इस टाइम ठीक नहीं है, इसलिए बस हम सिंपल सा प्रोग्राम रख देते हैं। हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम। वैसे हमारे बेटे ने हमसे कहा है शादी मंदिर में होगी। मनाल की मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले ही नज़र में उसे आदित्य राजवंश पसंद आ गया था। उसकी बेटी इतने बड़े घर जाएगी, उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं थी। शाम को वो लोग बहुत देर तक बैठे रहे। मनाल की माँ दीपा जी ने उन्हें खाने के लिए रोक लिया था और वह भी एक बार कहने पर ही रुक गए। अनीता जी और दीपा जी में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। दोनों मम बहुत ज़्यादा खुश थीं। अनीता जी कब से आदित्य के पीछे पड़ी थी कि वह शादी कर ले। उसके लिए इतनी सारी लड़कियां दिखाई उसे, मगर वह नहीं माना। आदित्य के दो छोटे भाई बहन और थे। उसके छोटे भाई की भी शादी हो चुकी थी और उसके दो बेटे थे। आदित्य की छोटी बहन विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अनीता जी शिद्दत से चाहती थीं कि कैसे भी आदित्य शादी के लिए मान जाए। जब उसने मनाल का नाम लिया तो वह तुरंत तैयार हो गए। आदित्य के पिता धर्मपाल राजवंश महेश खन्ना जी को जानते थे। उन्होंने मनाल को भी देखा हुआ था। उन्हें हर तरफ से मनाल अपने बेटे के लिए अच्छी लगी। खन्ना परिवार की शहर में बहुत इज्जत थी। आदित्य राजवंश वैसे भी देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक था। अनीता डरने लगी थी कि कहीं आदित्य किसी ऐसी वैसी लड़की को उठाकर उसकी बहू बनाकर न ले आए। मनाल को देखकर उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। रात को बहुत देर तक बैठकर धर्मपाल जी, अनीता जी और दीपा जी बैठकर बातें करते रहे। आदित्य भी उनके साथ बैठा रहा। जब मनाल की मॉम किचन में गई तो वह भी उनके पीछे चला गया। उसकी मॉम के साथ आधा घंटा किचन में बिता करके वापस आया। उसकी माँ भी खुश होकर बाहर आई। मनाल उसको देखकर जलती रही। उसने उसकी माँ को क्या कहा था जो उसकी मॉम इतनी खुश थी। मनाल का बस चलता तो वो सबको अभी के अभी घर से निकाल देती, मगर वह मजबूरी में बैठी अनीता जी के साथ बातें करती रही। जाते हुए अनीता जी बोली, ठीक है, हम कल दोपहर को आते हैं घर में। बस हम घर के ही लोग होंगे। मनाल और आदित्य एक दूसरे को अंगूठी पहना देंगे। उनके जाने के बाद दीपा जी मनाल के आगे आदित्य और उनकी फैमिली की तारीफों के पुल बांधती रहीं। वह बहुत खुश थी। इतने दिनों के बाद उसने कोई अच्छी खबर सुनी थी। मनाल चाह कर भी अपनी माँ को कुछ ना बता सकी। अगले दिन दोपहर को आदित्य अपनी मॉम, डैड, छोटे भाई और भाभी के साथ उसके घर आया। उन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। उसके बाद सबने लंच किया। आदित्य की भाभी बार बार मनाल से हंसकर कहती रहीं, हम कितने खुश हैं, आदि भैया शादी कर रहे हैं। हमें तो लगता था कि वो कभी शादी ही नहीं करेंगे। आदित्य को छोड़ आदित्य की सारी फैमिली मनाल को अच्छी लगी। सगाई का प्रोग्राम के दौरान जितनी बार भी मनाल ने आदित्य को देखा, वह उसकी तरफ ही देख रहा था। उसको आदित्य की आंखों में केवल हवस दिखाई दे रही थी। अपनी तरफ देखता देख उसका मन करता है उसको जान से ही मार दे। वो अपने गुस्से को दबाकर चुपचाप बैठी रही। वो मनाल को दिलफरेब नज़रों से देखता रहा। जाने से पहले धर्मपाल जी कहने लगे, ठीक है बहन जी, तो फिर 2 दिन बाद मंदिर में शादी कर देते हैं। उनकी बात सुनकर मनाल ने आदित्य की तरफ देखा।
इतनी जल्दी शादी के बारे में मनाल ने सोचा नहीं था, मगर जिस तरह एक ही दिन में उसने सगाई कर ली थी, उसी तरह शादी की भी वो जल्दी कर रहा था। मनाल को उसकी जल्दीबाजी का कारण पता था। मनाल जानती थी, आदित्य जल्दी से जल्दी उसको अपने बिस्तर पर लाना चाहता है। धर्मपाल जी कहने लगे, ये बच्चों की इच्छा है बहन जी कि शादी 2 दिन में हो जाए, और शादी के बाद वैसे भी मनाल को फैक्ट्री संभालने में आसानी होगी। और हाँ, हम चाहते हैं जब तक आपका बेटा बाहर से नहीं आता, आप मनाल के साथ हमारे घर आकर रहें। आपको मेरी फिक्र हुई भाई साहब, आप लोगों की बात का धन्यवाद। मगर मनाल की बुआ जी हमारे साथ रहने के लिए आ रही हैं। उनसे मेरी कल ही बात हुई थी। इस समय वह अपने बच्चों के साथ विदेश में है। मनाल के फूफा जी नहीं हैं। जब से उन्हें अपने भाई के एक्सीडेंट का पता चला है, वह तब से ही आना चाहती हैं। शायद कल तक वह आ जाएं। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। मनाल की माँ ने हाथ जोड़ दिए। आदित्य राजवंश के मॉम डैड का उसकी माँ की फ़िक्र करना मनाल को अच्छा लगा, मगर मनाल का मन अजीब हो रहा था। उसने सगाई तो कर ली, उसका मन कर रहा था कि वह सब कुछ छोड़कर जहाँ से चली जाए। उसने अपने हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकाली और फेंक दी। रिंग निकालने से तो कुछ नहीं होना था। वो कितनी देर तक यूं मुँह छुपाए रोती रही। इतने में उसका फ़ोन पर रिंग हुई। उसने देखा आदित्य राजवंश का फ़ोन था। उसका मन तो नहीं था फ़ोन उठाने का, मगर उसने उठा लिया। आगे से आदित्य बोला, मेरा फ़ोन नंबर अभी तक तुमने सेव नहीं किया? नहीं, मैंने नंबर सेव किया है। आगे से मनाल ने झूठ बोला। नहीं, व्हाट्सएप पर तुम्हारी प्रोफाइल पिक दिखाई नहीं दे रही है। चलो, मैं फिर फ़ोन करता हूँ। पहले मेरा नंबर सेव करो। मनाल की मजबूरी थी, उसे नंबर सेव करना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने देखा उसके फ़ोन पर आदित्य राजवंश का फ़ोन है। कुछ मैसेज भेजे थे। देखा तो उन दोनों की सगाई की फ़ोटोज़ थीं। फिर उसके फ़ोन पर आदित्य राजवंश का फ़ोन आ गया। अपनी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिस सोशल अकाउंट पर तुम हो, हम दोनों की सगाई वाली प्रोफाइल पिक लगाओ। क्यों? मनाल गुस्से से बोली। क्यों क्या? तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। दुनिया को पता चले, फिर ही तो तुम्हारे बिजनेस में फ़ायदा होगा। इसलिए हर जगह हम दोनों की तस्वीर डाल दो, कहकर आदित्य ने फ़ोन काट दिया। मनाल ने गुस्से में फ़ोन फर्श पर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो उसने फ़ोन उठाया। बात तो सही है, उनकी सगाई का लोगों को पता चलना चाहिए, तभी तो उसके बिजनेस में जो दुश्मन है वह पीछे होंगे और सभी लोगों का उस पर विश्वास कायम होगा। तो उसने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक बदली और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आदित्य के साथ वाली अपनी मुस्कुराती हुई फ़ोटो लगा दी। थोड़ी देर बाद फिर आदित्य का फ़ोन आया, गुड गर्ल। वैसे हम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। शादी के दिन तो हम और भी अच्छे लगेंगे। सही कहा ना मैंने? मेरी जान। मनाल को इतना गुस्सा आ रहा था, अगर इस समय आदित्य उसके सामने होता तो शायद वह उसका गला दबा देती। उसने उठकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने आकर दरवाज़ा खटखटा दिया। उसकी माँ कहने लगी, देख तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया है, दामाद जी तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं। उनका मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया था, तो देखकर अपना फ़ोन ऑन कर ले। और हाँ, तुम्हारी सासू माँ का फ़ोन आ रहा है, मैं बीच में फ़ोन काट कर आई हूँ। जाते जाते माँ एक बम फोड़ गईं। उसने कहा, तुम्हारी सास ने कहा है, तुम दोनों की शादी का मुहूर्त परसों का निकला है। उसे मन मारकर फ़ोन ऑन करना ही पड़ा। तभी आदित्य का फ़ोन फिर उसके फ़ोन पर आने लगा। उसने बुझे मन से फ़ोन उठा लिया। क्या होने वाली बीवी, तुमने फ़ोन ऑफ कर दिया था? पता है ना मुझे तुमसे कितनी बातें करनी है। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊं। नहीं, मुझे अभी बीवी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी शादी नहीं हुई है अभी। ठीक है, आज नहीं तो परसों हो जाएगी। फिर तो तुम मेरी ही बाहों में होगी। मनाल की आंखें भर आईं। जब शादी होगी तब देखा जाएगा। मनाल की भरी हुई आवाज़ से आदित्य को रोने का पता चल रहा था। आदित्य ने बात बदली। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था। मैं 2 एम्प्लॉइज़ भेज रहा हूँ, रीता प्रेरा और रतन कुमार। क्यों? किस लिए? तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट की बात जितनी सीधी दिखाई दे रही है, उतनी है नहीं। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ नहीं है, करवाया गया है। और मुझे लगता है उनके एक्सीडेंट के तार तुम्हारे ऑफिस या तुम्हारी फैक्ट्री दोनों में से ही किसी से जुड़े हुए हैं। और जो मैंने वादा किया था कि तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करने का,
वह भी तो पूरा करना है। डरो मत, थोड़े ही दिनों में तुम खुद जान जाओगी। अगर मैं अपना वादा पूरा करूँगा तभी तो तुम अपना वादा पूरा करोगी। सही कहा ना मैंने? और हाँ, मॉम कल तुम्हें शॉपिंग के लिए आने के लिए कह रही थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं काम कितना फैला हुआ है। मैं कल कैसे आ सकती हूँ? तुम उसकी फ़िक्र मत करो। मैं जिन लोगों को भेज रहा हूँ, वो लोग तुम्हारा काम आधा कर देंगे, तो शायद तुम लंच के बाद शॉपिंग के लिए आ सकोगी। अगले दिन सुबह जब उसने न्यूज़पेपर देखा, तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उन दोनों की सगाई की खबर छपी हुई थी। उसकी और आदित्य राजवंश की फ़ोटो हर जगह चल रही थी। सभी न्यूज़ चैनलों पर उन दोनों की सगाई की खबर चल रही थी। उसके ऑफ़िस पहुँचने से पहले ही 2 लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। रीता प्रेरा एक स्मार्ट महिला थी, जिसकी उम्र 50 के आसपास थी। जबकि रतन कुमार एक नौजवान था, जिसकी उम्र 35 के पास होगी। रीता ने मनाल के ऑफिस की जिम्मेदारी ली और रतन कुमार फैक्ट्री चला गया। आखिर उसकी शादी का दिन भी आ गया। मनाल बहुत परेशान थी। दीपा जी को लगा मनाल इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में पड़े हैं। उसकी बुआ भी उसकी शादी के दिन पहुंच गई। उन लोगों ने मनाल को समझाया कि वह परेशान ना होए। शादी मंदिर में सिंपल तरीके से हो गई। शादी के दौरान उसके पास डॉक्टर जो उसके पापा को देख रहे थे, उनका फ़ोन आ गया कि उनके पापा की ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर विदेश से हम चाहते थे वह आ चुके हैं। मनाल ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा। वो समझ गई आदित्य ने उसे बुलाया है। वो सोच रही थी आदित्य अपना हर वादा पूरा कर रहा है। जब वह मंदिर से शादी करके निकलने लगी तो मीडिया ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। सारे टीवी चैनल उन पर दोनों की शादियों की तस्वीरें चल रही थी। पूरा मीडिया इन दोनों की तस्वीरें खींच रहा था। आदित्य राजवंश ने पूरा टाइम उसका हाथ पकड़ रखा था। वह उसकी कमर में हाथ डालकर तस्वीरें खिंचाता रहा। आदित्य की नज़रों में एक अजीब तरह की शोखी थी। आंखों के लाल डोरे दिखाई दे रहे थे। मनाल, उसमें तो जैसे जान ही नहीं थी। वह जैसे तैसे अपने आप को खींच रही थी। सोच रही थी समय यहीं थम जाए और आज रात ही ना हो। राजवंश मेंशन लौटते समय जब सब अपनी अपनी गाड़ियों में हो गए, आदित्य ने मनाल को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले लिया। वह खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बाकी फैमिली अपनी अपनी गाड़ियों से चल रही थी। चलती गाड़ी में उसने मनाल का हाथ थाम लिया। हाथ पकड़कर सीने से लगा लिया। मनाल हाथ छुड़ाने लगी तो वो बोला, ओह अभी तो हक है मेरा, कानूनन वाइफ हो मेरी, ऐसे तो हाथ नहीं छुड़ा सकती। फिर उसने मनाल का हाथ पकड़कर चूम लिया। मनाल अंदर बिल्कुल तप गई। आदित्य उसका तपा हुआ चेहरा देखकर हंसने लगा। तुम्हारा चेहरा तो अभी सेक मारने लगा है, मैंने तो अभी हाथ पकड़ा है। सोचो रात को क्या होगा। मनाल ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मुंह फेरने से बीबी सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। फिर वो हंसा। देखो मैं अपना हर वादा निभा रहा हूँ। अब तुम रात को अपने वादे से मत मुकर जाना। सच ही तो था, वह अपना हर वादा निभा रहा था। उससे भी वादा निभाने की उम्मीद रखता था। मैं उसे इतनी गुस्सा क्यों हो रही हूँ? उसने तो अपनी इंटेंशन पहले ही बता दी थी कि वह मुझसे शादी क्यों करना चाहता था। मनाल ने अपने मन में ही सोचा। शायद हमारा रिश्ता भी उतने ही दिनों का है जितने दिन उसका मुझसे मन नहीं भरता। मगर इस शादी के बीच उसने जिस तरह से उसने अपने परिवार को शामिल किया था, अपने खानदान में उसे इज्जत दिलाई थी, उसे इस बात की हैरानी थी। जिस दिन मनाल से सेटिंग करने आया था उस दिन तो उसे लगा था कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने को कहेगा, जिसमें वो सारी शर्तें लिखवाएगा। वो कोई ऐसी शर्त ज़रूर डालेगा जिससे हमारी शादी होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर मैं कभी अपना हक ना जता सकूं, और जब हमारा डिवोर्स हो तो उसे तलाक के बाद मुझे कुछ ना देना पड़े। मगर उसने उसका रिश्ता मांगने के लिए अपने माँ बाप को भेजा। अपनी सगाई की खबर पूरे मीडिया में दी। शादी भी पूरे मीडिया के सामने की। पूरे बिजनेस वर्ल्ड समाज हर जगह उसकी इज्जत बढ़ गई थी। घर आ गया चलो बीबी। मन्नाल को अपनी सोचों से होश आया। तभी उसकी भाभी और मॉम आ गए। ऐसे कैसे उतरे, रुको। उन दोनों ने बड़े प्यार से मन्नाल को उतारा। सभी रस्मों के बाद गृह प्रवेश हुआ। उन दोनों को सोफे पर बिठा दिया। तभी उसकी छोटी बहन का फ़ोन आदित्य के फ़ोन पर आ गया। उसने वीडियो कॉल की थी। वो बोली, चलो आप मुझे मेरी भाभी दिखाओ। वो मनाल को देखते हुए बोली, भैया भाभी आपसे ज़्यादा सुंदर है। पता है मुझे आपकी शादी का कितना इंतज़ार था।
सोचा था आपकी शादी में ये करूँगी, वह करूँगी, ये वाले कपड़े पहनूँगी, मैं आपसे नेक लूँगी, मगर ऐसे कौन हफ्ते भर में शादी करता है। तभी उसकी छोटी भाभी उन दोनों के पीछे आकर खड़ी हो गईं। पता है शिखा, कहाँ आदि भैया शादी का नाम नहीं लेने देते थे। अब मगर पता नहीं मनाल दीदी ने क्या जादू किया है कि एक हफ्ते में ही शादी कर डाली। मनाल को मुंह दिखाई में धर्मपाल जी, अनीता जी और उनके परिवार ने बहुत महंगी ज्वेलरी गिफ्ट की। उसके बाद आदित्य के छोटे भाई अधिराज की पत्नी नैना आकर बोली, आदि भैया आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं मेरी जिठानी को मुंह दिखाई में। वैसे मुझसे बड़ा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता आपकी जेठानी के लिए, पर फिर भी इनसे कहो जो चाहें मांग लें। ऐसी हंसी मजाक के बीच धर्मपाल जी आदित्य के पास आकर बोले, बोलो आदि, अब रिसेप्शन कब रखें। तुम्हारी शादी की बात पूरी मीडिया में फैल चुकी है। सभी चैनल्स पर तुम दोनों की शादी की ही वीडियो चल रही है। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब हम पार्टी कब दे रहे हैं। इससे पहले आदित्य कुछ बोलता, उसका फ़ोन बज उठा। वह उठकर साइड पर बात करने चला गया और आकर बोला, वह बोला, डैड, रिसेप्शन तो कल ही रखनी पड़ेगी। कल रात को मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना है। वहाँ पर जो होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, तुम लोगों की रिसेप्शन कल ही रख देते हैं। रिसेप्शन के बाद तुम बहू के साथ ऑस्ट्रेलिया निकल जाना। डैड की बात सुनकर मनाल परेशान हो गई, क्योंकि किसी भी सूरत में आदित्य के साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर वह बोल नहीं सकती थी। मैं मनाल को साथ नहीं ले जा सकता। एक तो उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा इसे ऑफिस जाना है। इसका ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊँगा। मनाल ने चैन की सांस ली। मगर आज रात का क्या? मनाल सोचने लगी। मनाल बैठी-बैठी थकने लगी। नैना उसके कमरे में छोड़ गई। उसने देखा पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। बहुत बड़ा रूम था। बेड के पीछे आदित्य के साथ मनाली की कॉलेज के टाइम की फ़ोटो लगी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला और आदित्य अंदर आया। वो उसके कंधे पर दोनों हाथ रखता हुआ बोला, अच्छी लगी तुम्हें हमारे कॉलेज वाली फ़ोटो? मैंने कल ही बनवा कर लगवाई है। मनाल कुछ नहीं बोली। शायद वो अपने मन में जो रात को होने वाला था उसके लिए तैयार कर रही थी। माना, वैसे तुम आगे से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर याद आया, तब वह उसे माना ही कहा करता था। उसके मन में आदित्य के लिए शिद्दत से नफरत उभरी, पर अपने चेहरे पर उसने कोई भाव नहीं आने दिया। तुम थक गई होगी, कहकर आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। वो उसके साथ बैठकर उसके हाथ से खेलने लगा। मनाल वैसे ही नज़र झुकाए बैठी रही। तुम कुछ बोलोगी नहीं, माना? मनाल ने नज़र उठाकर ऊपर देखा, पर उसका चेहरा भावहीन ही रहा। आदित्य उसके और पास हो गया। वो उसकी गर्दन से दुपट्टा साइड करते हुए अपने होठों से उसकी गर्दन को चूम लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। कहो तो एसी तेज कर दूं? लगता है तुम्हें गर्मी लग रही है, आदित्य बोला। वैसे तुम अपने कपड़े बदल कर कुछ हल्का पहन लो, तुम्हारा लहंगा भी बहुत भारी है। यह कहकर आदित्य उसका दुपट्टा हटाने लगा। मनाल खड़ी हो गई। नहीं, मैं बाद में बदल लूँगी। ठीक है, अभी खाने का टाइम भी होने वाला है, कहकर आदित्य उठकर बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद नैना एक सर्वेंट के साथ लिए खाना लेकर आ गई। उसने टेबल पर खाना रख दिया। तुम दोनों का खाना है, खा लेना। नैना चली गई। आदित्य भी कपड़े बदल कर आ गया। उसकी आंखें और उसका चेहरा बहुत चमक रहा था। आओ माना, लो खाना खा लो। उसने मनाल को सोफे पर बैठने को कहा। मुझे भूख नहीं है, मनाल बोली। ऐसे कैसे नहीं है, थोड़ा खा लो। वो चम्मच में चावल डालकर मनाल को खिलाने लगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने आप खा लूँगी। अरे आज तो मुझे खिलाने दीजिए, आज तो हमारी शादी की पहली रात है। वह दिल फरेब नज़रों से मनाल की तरफ देखता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर मनाल का दिल ही बैठ गया। आदित्य फिर बोला, जाओ कपड़े बदल कर आओ, मैं यहीं बैठा तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मनाल अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करती हुई खड़ी हुई। उसने अपना बैग खोलकर उसमें से नाइट सूट निकाला और चेंज करने चली गई। जब वह कपड़े बदल कर आई, उसे लोअर टी शर्ट में देखकर आदित्य बोला, अरे ये क्या? मुझे तो लगा था तुम कोई सेक्सी सी नाइटी पहन कर आओगी। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा कपड़े पहन कर आ गई। मेरे पास यही है रात को पहनने के लिए। कोई बात नहीं, अगर कल टाइम मिला
तो हम शॉपिंग करके आएंगे, ठीक है? मनाल धीरे से बोली। आदित्य ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठाया। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तो तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ, जैसे मनाल के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसे साथ में बैठे हुए उस शख्स से नफरत हो रही थी। बहुत बुरा लग रहा था उसे। लग रहा था जितनी नफरत उसे इस सामने बैठे शख्स के साथ हो रही है, शायद ही उसने ज़िंदगी में किसी से कभी की होगी। मनाल को आदित्य से क्या, खुद से भी नफरत हो रही थी। उसको अपनी हालत ठीक बाजारू औरत जैसी लग रही थी, जिसने अपने पूरे बिजनेस के लिए सामने बैठे आदमी के साथ एक डील की थी। अपना बिजनेस बचाना था और अपना शरीर उसे देना था। कहने को तो वो उसकी पत्नी थी, पर उसका मन तो जानता था कि शादी की क्या अहमियत है। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मनाल की जान में जान आई। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और जाकर देखने लगी। घर की मैड उनके लिए दूध लेकर आई थी। मनाल फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। आदित्य ने गिलास पकड़ लिया। बोला, ठीक है, हम एक ही गिलास में आधा आधा पियेंगे। आदित्य के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ गया। वो बात करते हुए बालकनी में चला गया। मनाल बेड की बैक साइड टेक लगाकर बैठ गई। आदित्य उसके पास आकर बैठ गया और उसने आंखें बंद कर लीं। अपने आप को हालात पर छोड़ दिया। आदित्य बाहर से आकर उसके पास बैठ गया। वो मनाल के चेहरे की तरफ झुकने लगा। तभी फिर उसका फ़ोन बजा। वह फ़ोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। मनाल ने चैन की सांस ली। वैसे भी वो दिन भर की थकी हुई थी। पूरे दिन से आज उसका मन बहुत आसान था। अगर सच पूछो तो खुलकर रोना चाहती थी। इसलिए आदित्य के जाने के बाद वह बाथरूम गई। बाथरूम में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद उसने अपना मुंह धोया और बेड पर आकर लेट गई। फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो किसी की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थीं। वह घबराकर उठी। उसने देखा आदित्य उसके साथ सटकर सोया हुआ है। वो औंधे मुंह पड़ा था और उसकी सांसें मनाल की गर्दन पर पड़ रही थीं। वो धीरे से उठी। उसे नहीं पता रात कब आदित्य रूम में आया था। उठकर मनाल बाथरूम चली गई। उसने आकर बैग से अपने कपड़े निकाले और नहाकर तैयार हो गई। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। उसने देखा तो मैड चाय लेकर आई थी। वह बैठकर चाय पीने लगी और सोचने लगी, आदित्य को उठाऊं या ना। उसके चाय पीते पीते ही आदित्य खुद उठ गया था। बोला, अरे बीबी, उठ गई तुम? रात को तुम मेरे आने से पहले ही सो गई। मैंने तुम्हें कितना उठाया, तुम नहीं उठी। मैंने तुम्हें मुंह दिखाई भी देनी थी। वैसे तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे 2-4 किस तो मैंने तुम्हें सोते हुए ही कर लिए। उसने शरारत भरी आंखों से मनाल को देखा। आदित्य ने चाय पीते हुए कुछ फोटोग्राफ्स मनाल को सेंड कर दिए। देखो हम दोनों कैसे लग रहे हैं। मनाल ने जब फ़ोन खोला तो देखा रात की पिक्चर थी। मनाल सो रही थी और आदित्य उसके गालों पर और होठों पर किस कर रहा था। वह सोचने लगी, सच में वो जागी नहीं। आखिर वो कह रहा है। उसने मनाल को उठाया तो वह सच ही कह रहा होगा। झूठ तो नहीं बोलेगा। चलो कोई बात नहीं, रात तो तुम सो गई थी। अभी कौन सा ज़्यादा टाइम हुआ है। वह उठकर मनाल के पास सोफे पर आ गया। अब इस टाइम वो सोचने लगी। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। देखा तो नैना आई थी। नैना अंदर आते ही बोली, भैया आप भी तैयार होकर आ जाओ, मम बुला रही हैं। मैं मनाल को लेने आई हूँ। आज इनकी पहली रसोई है। वैसे मुझे लगता है आपको दीदी कहना चाहिए। ये आपसे रिश्ते में बड़ी हैं। आदित्य कहता हुआ बाथरूम में चला गया। मनाल नैना के साथ नीचे लॉबी में चली गई। आदित्य का उसके लिए स्टैंड लेना, चाहे वह कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे कहीं न कहीं मन में अच्छा लगा। जब वह नीचे गई, नाश्ता लगभग तैयार था। मॉम ने उससे कहा, आओ तुम केवल इन सबको हाथ लगा दो। नैना और मनाल ने ब्रेकफास्ट को मिलकर सर्व किया। तब तक आदित्य भी तैयार होकर नीचे आ गया। पूरा परिवार खुश होकर नाश्ता कर रहा था और साथ में शाम की रिसेप्शन का प्लान बना रहा था। तो ठीक है, पूरी फैमिली शाम को 7 बजे तैयार होकर पहुंच जाएगी। पहली रसोई के तौर पर मनाल को सभी ने गिफ्ट दिए। जब आदित्य की बारी है तो उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि गिफ्ट देना है। मैं शाम को गिफ्ट दे दूंगा। वैसे बताओ माना, तुम्हें क्या चाहिए? मगर गिफ्ट आपको अभी मिल जाएगा। मनाल ने देखा एक आदमी बैग उठाए हुए उनके पास चला आ रहा है। वकील साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आदित्य राजवंश बोला। उस आदमी ने कागज बाहर निकाले।
और उन सभी कागज़ों पर मनाल को साइन करने को कहा। मनाल ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने आंखों के इशारे से मनाल को हाँ बोला। मनाल वो सभी कागज़ जो वकील अरुण मेहता उसे देता गया साइन करती चली गई। मनाल सोच रही थी कि ये किस चीज़ के कागज़ हैं। फिर वह सोचने लगी, शायद ये शादी का एग्रीमेंट है। शादी के बाद मनाल को आदित्य की किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई हक ना हो, इस बात के लिए उसने कोई एग्रीमेंट बनवाया होगा। शायद जब कल उससे आदित्य का मन भर जाएगा और वह उससे तलाक लेना चाहेगा, तब उसे कोई प्रॉब्लम ना आए और तलाक के बाद मनाल उसकी कोई प्रॉपर्टी पर हक ना जता सके। इसलिए वह आज ही मनाल के साइन डॉक्यूमेंट्स पर ले रहा है। वह सबके सामने आदित्य से पूछकर अपनी इज्जत दूसरों की नज़रों में कम नहीं करना चाहती थी। साइन होने के बाद अरुण मेहता मनाल से बोले, ये आपकी कॉपी है मिसेज राजवंश। मनाल ने डॉक्यूमेंट पकड़ लिए। मैं अब आपको इसकी सारी शर्तें भी बता देता हूँ। उसकी बात सुनकर मनाल आदित्य और अरुण मेहता के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसकी और आदित्य की शादी की जो डील हुई थी, वह नहीं चाहती थी कि बात सबके सामने खुले। वह कुछ कहती उससे पहले ही अरुण मेहता बोले, आपको शायद पहले मिस्टर आदित्य राजवंश ने ही बता दिया होगा। उनकी नानी की प्रॉपर्टी जिसकी वारिस आदित्य राजवंश है, अब आप दोनों के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है। जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैरानी से मनान अरुण मेहता के चेहरे की तरफ देखने लगी। तभी धर्मपाल जी बोले, पूरी बात तुमको मैं बताता हूँ। आदित्य की मॉम मेरी पहली पत्नी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह आदित्य को जन्म देकर इस दुनिया से चली गईं। उसकी नानी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आदित्य के नाम कर दी, मगर इसको अपनी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब शादी करेगा और शादी के बाद आधी प्रॉपर्टी आदित्य के नाम और इसकी पत्नी के नाम होगी। ये प्रॉपर्टी जो नानी से मिलेगी, इसे आदित्य और उसकी पत्नी बेच नहीं सकते। इनके बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो ये दोनों अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आदित्य अपनी पत्नी से तलाक लेता है तो ये सारी प्रॉपर्टी बनारस के किसी आश्रम के नाम चली जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टी अब तुम दोनों की है और आगे तुम अपने बच्चों को दे सकते हो। इसी बीच तुम दोनों ना तो प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ना ही तुम दोनों एक दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी की आमदनी को तुम दोनों जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। तुम दोनों से कोई नहीं पूछेगा। धर्मपाल जी की बात सुनकर मनाल एकदम से हैरान हो गई। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने नज़र उठाकर आदित्य की तरफ देखा। तभी अरुण मेहता बोले, मिसेस राजवंश, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इन्हें पढ़ सकती हैं और मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। और हाँ, आपके अकाउंट की डिटेल्स भी इसी में है। कहकर वो चला गया। मुझे भी रात को ऑस्ट्रेलिया जाना है। उसकी कुछ तैयारी करनी है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आदित्य भी उठकर चला गया। जाते हुए आदित्य बोला, और माना तुम्हें भी ऑफिस जाना है। तुम अधिराज के साथ ऑफिस चली जाना और काम ख़त्म करने के बाद उसी के साथ वापस आ जाना। मैंने अधिराज से बोल दिया है। मनाल आदित्य से बात करना चाहती थी, मगर आदित्य को भी ऑफिस जाना था और मनाल को भी, इसीलिए बात ना हो सकी। रात को रिसेप्शन थी, इसलिए सभी लोग तैयार हो रहे थे। मनाल को मेकअप आर्टिस्ट तैयार करके चली गई थी। मनाल अपने आप को आईने में देख रही थी। तभी आदित्य अंदर आ गया। मनाल ने देखा कि वह ब्लैक सूट में बहुत दिल फरेब लग रहा है। मनाल उससे बात करना चाहती थी। वो आकर उसके पीछे खड़ा हो गया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ लम्स छोड़ने लगा। मनाल सब कुछ भूल गई। उसे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। आगे आईने में उसका चेहरा देखकर आदित्य बोला, बीबी तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अब इतना प्यार तो तुम पर जता ही सकता हूँ। अगर मैंने प्यार चेहरे पर जताया तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। वैसे आज रात ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले देखते हैं, हम कुछ टाइम अकेले स्पेंड कर सकते हैं। मनाल कुछ नहीं बोली। आदित्य ने पीछे से उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दी और उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाता हुआ बोला, बोलो ना बीबी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। पहले मनाल चुप कर गई, फिर उसे अपने आदित्य के साथ की हुई डील याद आ गई। वो बोली, ठीक है। अरे ये क्या, इतना रूखा सूखा ठीक है? तुम्हें तो खुशी से हाँ कहना चाहिए था। पिंक लहंगे और डायमंड की ज्वेलरी में मनाल बहुत सुंदर लग रही थी।
आदित्य की नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसके खुले लंबे बाल कमर तक थे। चलो अब हम निकलें यहाँ से, मॉम का 2 बार फ़ोन आ चुका है। मनाल आदित्य के साथ रिसेप्शन के लिए निकल गई। पूरे रास्ते आदित्य ने मनाल का हाथ पकड़ रखा। मनाल आदित्य से नानी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहती थी, मगर वह कुछ नहीं बोली, चुप रही। मनाल पूरे रास्ते सर झुकाए बैठी रही। क्या हुआ, किस सोच में हो माना? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी फैक्ट्री पर बंद होने का मंडराता हुआ खतरा टल चुका है। रीता प्रेरा और रतन कुमार ने तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारी फैक्ट्री अच्छे से संभाली है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब तो तुम्हारे भाई की पढ़ाई भी थोड़ी ही रहती है। वह जब आएगा अपनी फैक्ट्री संभाल लेगा। मैं आपसे बात पूछूं? हाँ कहो। आपने कहा था मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ नहीं करवाया गया है। इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? देखो, मुझे अभी केवल शक है, बहुत जल्द पता लग जाएगा। फिक्र मत करो, वैसे भी मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उसे आदित्य की बात सुनकर उसका मन हल्का हो गया। एक शांति सी फील हुई उसे। अगले ही पल आदित्य बोला, बस तुम मुझे खुश रखो, और उसने आई ब्लिंक कर दी। उसकी बात सुनकर मनाल अंदर तक जल गई। उसने अपना हाथ आदित्य के हाथ से छुड़ा लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर लिया। मनाल के दिल ने भी बीट मिस की, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो लोग थोड़ी देर में रिसेप्शन के प्रोग्राम में पहुंच गए। गाड़ी से उतरते समय ही उन दोनों को मीडिया ने घेर लिया। मनाल की कमर में आदित्य ने हाथ डाला हुआ था। वो मनाल के साथ बिल्कुल सटकर खड़ा हुआ था। पूरी मीडिया वाले सवाल पूछने लगे, आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? आदित्य मुस्कुराकर मनाल की तरफ देखते हुए, आपको क्या लगता है? नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं, आपका नाम मीडिया में कभी किसी के साथ नहीं आया, तो अब अचानक आप दोनों ने शादी कर ली, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं। आपके छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है। हम कब से आपकी शादी की खबर की वेट कर रहे थे। क्या करें भाई, हमें इन्हें मनाने में इतना टाइम लग गया, इसीलिए छोटे भाई ने पहले शादी कर ली, हम पीछे रह गए। वह तो मैडम मान ही नहीं रही थी शादी के लिए। कहाँ, इन्होंने तो हमें नापसंद कर दिया था। कमाल की बात है, आप पर कितनी लड़कियां मरती हैं, पर हम क्या करें, हमारा दिल तो इन्हीं पर आ गया था। आप कब से इन्हें जानते हैं? हम तब से जानते हैं जब ये कॉलेज में हमारी जूनियर हुआ करती थी। तो क्या आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? सही कहा आपने। अब हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप सबको भी प्रोग्राम का इनविटेशन है। आप सब अंदर आएं और खाना खाकर जाएं। आदित्य मीडिया से कहता हुआ मनाल के साथ अंदर चला गया। होटल के अंदर हॉल में आलीशान प्रोग्राम चल रहा था। आदित्य राजवंश और मनाल की ही वेट हो रही थी। देश और प्रदेश से मेहमान आए हुए थे। एक ही दिन में जितने लोग पहुंच सकते थे, सब आ गए थे। मनाल देखकर हैरान थी, क्योंकि पहले जैसे आदित्य ने मीडिया से बात की और अब इतने लोगों के सामने वह उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कर रहा था। वह सचमुच हैरान थी। जिस शर्त पर आदित्य ने मनाल से शादी की थी, उसे आदित्य से इज्जत की आस नहीं थी। वहाँ पर आए हुए सारे लोग मनाल से मिल रहे थे। आदित्य ने हर किसी से मनाल का इंट्रोडक्शन कराया। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे। वह खुद बहुत हैरान थी। मनाल की माँ बहुत खुश थी। हो भी क्यों ना, इतने बड़े बिजनेसमैन से मनाल की शादी हुई थी। आदित्य मनाल की मॉम से बड़े प्यार से मिला। वो दीपा जी से कहने लगा, आप मनाल की फ़िक्र ना करें, ना ही अपनी फैक्ट्री की और ना ही मनाल के पापा की। अब मैं हूँ हर किसी चीज़ के लिए। दीपा जी उसकी बातें सुनकर खुश होने लगीं। मनाल खड़ी हुई उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो सोचने लगी, मेरी माँ कितनी भोली हैं, उन्हें तो पता ही नहीं इन सब के बदले उसने मनाल से क्या डील की है। प्रोग्राम ख़त्म होने वाला था। आदित्य मनाल का हाथ पकड़कर उसे एक साइड पर ले गया। वो मनाल से बोला, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर कई दिन लग जाएंगे। मनाल ने कहा, ठीक है। अंदर से वो खुश हो गई। उसके चेहरे पर भी एक शांति दिखाई देने लगी।
उसे देखकर आदित्य बोला, ज़्यादा खुश मत हो बीबी, 2-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ, 4 साल के लिए नहीं। कहते हुए उसने मनाल के गले में अपनी बाहें डाल दीं, उसे सीने से लगा लिया। मगर मनाल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो फिर बोला, कम से कम कुछ तो मेरी डील को याद रखा करो बीबी। उसकी बात सुनकर मनाल ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दीं। उसने ज़ोर से मनाल को सीने से लगा लिया और हंसने लगा। मुझे याद तो करोगी ना बीबी, चाहे गालियाँ देकर ही सही। मनाल कुछ नहीं बोली। अरे मेरा दिल ही रख देती, कह देती मैं तुम्हें याद करूँगी। आदित्य राजवंश ऑस्ट्रेलिया चला गया। मनाल रात को अपने बिस्तर पर पड़ी सोच रही थी कि क्या से क्या हो गया। कहाँ वो अपने पापा की लाडली राजदुलारी बेटी, कहाँ आदित्य ने उसे क्या बना दिया। फिर दूसरे ही पल उसे होश आया। उनकी शादी को 2 दिन होने को थे, पर उसने उसके साथ ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।